वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस, द वैदिक पीरियड एंड कैलोथिक सेटलमेंट। तो यानी कि जो वैदिक पीरियड में लोगों के जीवन का तरीका था, कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जो यानी कि ताम्र युग था, जिसको कैलोथिक अपन पीरियड बोलते, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन चैप्टर में। तो उस समय यानी कि जो भारत था, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल एरिया है, क्लाइमेट अलग है यहाँ पर। तो यानी कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना पॉसिबल नहीं है, एक ही कल्चर होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए यानी कि यहाँ पर अलग अलग एज में जो अपन हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग अपन को नजर आते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति नजर आती है। तो ऐसा ही अपन वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो वैदिक लिटरेचर था, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो वैदिक लिटरेचर यानी कि जो वैदिक साहित्य था, उसमें मुख्य रूप से वेद आते हैं, और वेद के अलावा जो दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, उसको अपन सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले वेदा क्या होता है, यानी कि वेद क्या है। तो वेद का यानी कि जो शब्द बना है वो है विद से बना, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान या नॉलेज। तो यानी कि जो उनका नॉलेज था, आर्यों का जो ज्ञान था, वो सब उसमें वेदों में भरा हुआ है। तो वेद आर्यों के 4 है। उसके अलावा वेदों के अलावा उनकी जो वेदों के ही अंग है, जैसे ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद, ये ग्रंथ आते हैं। और इसके बाद में फिर रामायण और महाभारत आता है। ये सब वैदिक लिटरेचर कहलाता है। तो ऋग्वेद इसमें सबसे पुराना है, और उससे मुख्य हमारे को सूचनाएं उस समय की मिलती है। तो नंबर ऑफ वेदास आर 4: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अर्थवेदा। तो ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। इनमें सबसे पुराना जो है वो है इसमें ऋग्वेद। और ऋग्वेद में लगभग 1028 इसमें श्लोक मिलते हैं हमारे को, जो कि उन्होंने अपने देवता और देवियों के लिए स्तुति की है। सामवेद इसके बाद में आता है। तो सामवेद में भी जो श्लोक हमारे को, स्तुतियां हमारे को मिलती है, वो सोम के लिए मिलती है। उसमें अग्निदेव के आह्वान करने के लिए। इसके अलावा यजुर्वेद जो है, उसमें यानी कि उस समय के कल्चर के बारे में हमारे को ज्ञान मिलता है। अर्थमवेद जो है, उसमें जो उस समय के गीत या जो मतलब श्लोक वगैरह हमारे को मिलती है, तो उस समय के जो संस्कृति थी, या मतलब जो मतलब मंत्र वगैरह थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जो वेद है, इनसे हमारे को उस समय की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है कि आर्यन कैसे रहते थे। अब वेदों के अलावा जो ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद है, ये भी एक तरह से वैदिक लिटरेचर का ही एक पार्ट है। तो ब्राह्मण्स में क्या था कि जो वैदिक श्लोक थे, उनको सिंपल तरीके से उसमें समझाया गया है। आर्यक जो थे, उसमें यानी कि जो जंगलों में जाके चर्चाएं करते थे, यानी कि साधु मुनि लोग, उनके बारे में हमारे को ज्ञान मिलता है। और उपनिषद जो थे, वो यानी कि दर्शन शास्त्र में कर्म, माया और मुक्ति के बारे में हमारे को सवालों का जवाब देते हैं। अब देखते हैं आगे अपन द 2 ग्रेट एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। तो रामायण और महाभारत जो कि वैदिक संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध है, उनके बारे में हमारे को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनसे आर्यों के जीवन के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। तो इसमें जो रामायण और महाभारत है, तो रामायण जो था वो पहले लिखा गया, ये ऋषि वाल्मीकि ने लिखा सबसे पहले, जो संस्कृत में लिखा था। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया, यानी कि हिंदी में लिखा, और उन्होंने जो लिखा वो कहलाता है रामचरित्र मानस। और रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, यानी कि रामायण से महाभारत बहुत ज्यादा बड़ा है। रामायण लगभग
यानी 7 कंटेंट में भाग बंटी हुई है, जबकि महाभारत लगभग डिवाइड है 18 भागों में। तो इस तरह से इनको अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग, यानी कि जो 1 लेख श्लोक है उनको अलग अलग डिवाइड करे हुए है पार्ट में। अब जो महाभारत है वो लिखी थी ऋषि व्यास ने। तो रामायण और महाभारत में उस समय के जो कल्चर है आर्यों के, उसके बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि आर्य लोग कैसे रहते थे, आर्य लोगों का युद्ध किनके साथ में हुआ, उनका जीवन कैसा था, वो कौन से यानी कि ईश्वर को मानते थे। तो ये सब हमारे को इनसे जानकारी मिलती है। अब अपन देखते हैं आगे, हाउ द हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेद जो इतिहासकारों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अपन देखते हैं ऋग्वेद जो ग्रंथ होते हैं वो कैसे काम में आते हैं। तो द आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरियन स्टडी द पास्ट हिस्ट्री बाय यूजिंग द मटेरियल ह्यूमन्स एंड द रिटन सोर्सेस, यानी कि जो इतिहासकार है और जो पुरातत्व वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि जो पुराना मटेरियल मिलता है और जो लिखित साहित्य मिलता है उसके आधार पर इतिहास लिखते हैं, यानी उसके आधार पर इतिहास की रचना होती है। तो इसमें यानी कि जो पुराने सामान हमारे को मिलते हैं, खंडर मिलते हैं या उनके कोई विशेष चिन्ह मिलते हैं, उनके आधार पर लिखा जाता है, और जो लिखित साहित्य है उनके आधार पर हमारे को जानकारी मिलती है। तो जैसे ऋग्वेद है, ये जो आर्य स्टार्टिंग में आए थे उस समय की जानकारी मिलती है। इसमें 1028 श्लोक है, और इसमें यानी कि जो उस समय गॉड और गॉडेस थे उनके बारे में हमारे को मालूम पड़ता है कि वो नेचर को पूजते थे, यानी कि जो प्राकृतिक देवताओं को मानते थे। तो इसमें ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो विश्वामित्र थे तो उनका जो 2 नदियों के साथ में वार्तालाप होता है, बीज और सतलज के साथ में, उसको यहाँ पर बताया गया कि उससे अपन को कैसे मालूम पड़ता है कि आर्यन मतलब उनकी जानकारी कैसे अपन को मिलती है। तो देखिए थोड़ा अपन वो देखते हैं उन्होंने जो इसमें लिखा है। तो विश्वामित्र बोलते हैं, "O river, come down from the mountain like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their corn. You move like chariot to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another." आगे इसमें द रिवर्स कहती हैं, "We who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us as sect?" Vishwamitra, "Oh sister, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariot and cords, let your water not rise above our axle, so that we can cross safely the river. We will listen to your prayer so that you can cross safely." तो ये एक उनकी वार्तालाप दी हुई है विश्वामित्र और 2 नदियों की। अब इतिहासकार जो ये वार्तालाप है, मान लीजिए इसके आधार पर क्या अनुमान लगाते हैं हिस्ट्री का, वो देखिए। तो अब इसमें इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यानी कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें घोड़े थे, गाय थी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानवर माने जाते थे, क्योंकि इसमें जो वार्तालाप थी उसमें उन दोनों का नाम आया है। तो यहाँ पर रिवर जो है उनको मतलब तुलना की गई है हॉर्स और गाय के अनुसार। अब इसमें नदियों के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है कि यानी कि जो उस समय नदियाँ थी, सबसे प्राचीन जो सरस्वती नदी है, इंदुस नदी है और गंगा यमुना नदी है, वो यानी कि आर्यन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण नदियाँ थी। तो जो यानी कि संस्कृति बसी हुई थी वो एक तरह से नदियों के किनारे थी, और गंगा किनारे ज़्यादा फैली हुई थी आर्यन सभ्यता, इसलिए इसको गंगेटिक वैली भी कहते हैं। जैसे इंदुस वैली बोलते थे उसको, जो इंदु नदी के किनारे बसी हुई थी, और ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए गंगेटिक
वैल्यू बोलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि वैदिक साहित्य इतिहासकारों को मदद करते हैं। अब अपन आगे देखते हैं व्हाट डू द वेदास टेल अस, वेद हमें क्या कहते हैं। तो अभी जैसे आपको ऊपर बताया कि इससे हमारे को उस समय वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य लोग यहाँ पर सेटल कैसे हुए, कैसे उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हुआ। तो इसमें जो एक मुख्य जो मतलब पॉइंट आता है वो है आयरन एज सिविलाइजेशन। तो आर्यों ने सबसे पहले यानी कि आयरन एज सिविलाइजेशन की शुरुआत करी, यानी कि सबसे पहले जो आयरन की शुरुआत हुई थी वो आर्य लोगों के द्वारा ही हुई थी। अब जो आर्यन थे वो सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु कहलाता है वो। तो सप्त सिंधु का मतलब होता है कि लैंड नियर 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों के जो इलाका है वहाँ वो रहे थे। तो इस 7 नदियों का अपने अनुमान लगाते हैं कि मतलब जो पंजाब है अपने देश में, भारत में, तो पंजाब में 7 नदियाँ बहती हैं। तो हो सकता है कि वो सबसे पहले इसी इलाके में आके रहे हो। अब आगे अपन देखते हैं द आर्यन एंड देयर अराइवल इन इंडिया, यानी कि आर्यन कैसे इंडिया में आए या कब आए। तो यानी कि देखो हमें मालूम पड़ता है जैसे अपन जो लैंग्वेज होती है उसमें की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जर्मन है, स्पेनिश है, पर्शियन है, फ्रेंच है, ये यानी कि कुछ कुछ संस्कृत से सिमिलर है, बहुत से वर्ड्स इसमें मिलते हैं। तो हमारे को ये लगता है कि ये सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रखी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यानी कि जो आर्यन लोग थे वो पहले यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में, मध्य एशिया में रहते थे, वहाँ के आसपास, यानी कि सभी एक जगह ही रहते थे जो ये बोलने वाली लैंग्वेज वाले। इसके अलावा जो हमारे को यानी कि इतिहास से जानकारी मिलती है उसके अनुसार यानी कि जो आर्य लोग थे उनके जो यानी कि टेक्स्ट थे वेद में जो लिखे हुए थे उसमें यानी कि जो जानकारी मिलती है, जैसे मतलब उन्होंने जो वर्णन करा है उसके अनुसार पता चलता है कि वो मतलब कैसे इंडिया में सबसे पहले आके रहने लगे, या मतलब कैसे आए, उनका संघर्ष जिनके साथ में हुआ और क्या क्या उनके औजार थे और किस प्रकार से उनको सफलता मिली। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि जो इतिहासकार है वो यानी कि उनके ओरिजिनल जो होम था कि मतलब आर्यन कहाँ के रहने वाले थे उसके बारे में उनका डिफरेंट मत है। लोग अलग अलग विचार रखते हैं कि कोई बताता है कि वो यहाँ से आए थे, कोई कहता है वो दूसरी जगह से आए थे। तो ऐसा माना जाता था कि वो यानी कि मध्य एशिया में रहते थे और वहाँ से वो अलग होके कुछ यूरोप की साइड में चले गए, कुछ एशिया की साइड में आ गए। तो जो एशिया की साइड में आए लोग वो यहाँ पर यानी कि अपने इंडिया में आके रहने लग गए। तो इंडिया में जो सबसे पहले रहे यानी कि उन लोगों को पहले इंडो आर्यन कहते थे, यानी कि इंडो आर्यन के नाम से वो जाने जाते थे। तो सबसे पहले जो आर्यन लोग थे वो क्या थे, एक नोमैडिक जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इधर उधर घूमना और पशुपालन करना। तो गाय उनकी एक इम्पोर्टेंट पशु थी जिसको वो बहुत मानते थे, और ज़्यादातर उसके बाद में लोग खेती करने का यानी कि खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनको हल का भी पता था कि यानी कि एक तरह से हल के आविष्कार का भी उनको नॉलेज था। आगे अपन देखेंगे मेजर्स ऑफ देयर सेटलमेंट, यानी कि मुख्य बातें जो वो रहने लगे थे एक जगह उसका। तो ये ऐसा कहते हैं कि जो आर्यन सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पास को क्रॉस करे थे, उसके बाद में वो अभी जो पंजाब है वहाँ वो रहने लग गए थे। और इसके बाद में यानी कि यहाँ रहना उनके लिए एक आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ रहने के लिए उनको जो उस समय लोग रहते थे जिनको द्रविड़ कहते थे, द्राविड़, उनसे उनको संघर्ष करना पड़ा,
तो द्रविड़ों के साथ में आर्यों का बहुत सा युद्ध हुआ, बहुत समय तक उनके युद्ध चले और अंत में आर्यों की विजय हुई और वो उस इलाके में रहने लगे, जिसको कि सप्त सिंधु कहते हैं। ये जो एज है वो कहलाती है अर्ली वैदिक एज, यानी कि इतिहास में ये अर्ली वैदिक एज के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस समय आर्यन लोग लोहे के अस्त्र शस्त्र औजार वगैरह बनाना सीख गए थे, तो उनके ज़्यादातर औजार उसी के बने हुए थे। अब इसके बाद में आर्यन धीरे धीरे ईस्टर्न नॉर्थ से होते हुए यानी कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और अदर जो नॉर्थन इंडिया पार्ट्स है वहाँ पर वो आके रहने लग गए। अब उन्होंने जो रहने की जगह बनाई, जहाँ रहे, वो कहलाने लगा आर्यवर्त, यानी कि जो आर्यवर्त नाम सबसे पहले पड़ा वो इस पीरियड में पड़ा। तो उनका ये लगभग समय था लगभग 2500 BC से लेकर 700 BC के बीच का पीरियड। तो ये कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पर उनका जो संघर्ष हुआ था अनार्यों से, यानी कि जो द्रविड़ से, तो उनको ये एक तरह से दस्यु कहते थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द वैदिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो वैदिक कल्चर और सिविलाइजेशन क्या था उसके बारे में अपन देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ ऑफ द आर्यन। तो उनका सोशल लाइफ कैसा था, तो इसमें अपन देखते हैं कि आर्य लोग बहुत सिंपल लोग थे, यानी कि सीधे साधे स्वभाव वाले लोग थे। और उनके जो परिवार थे वो यानी कि एक बड़े परिवार होते थे और उनका जो मुखिया होता था वो कहलाता था गृहपति। अब गृहपति कौन था? जो घर में सबसे ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति होता था उसको वो कहते थे गृहपति। और उसका जो ऑर्डर है यानी कि उसका कहा सभी फैमिली के लोग मानते थे। तो उस समय यानी कि दादा, चाचा, सभी लोग मिलके रहते थे, यानी कि 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, यानी कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम उस समय बना हुआ था। और ज़्यादातर जो इंडिया में है उस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी, यानी कि संस्कृत भाषा को बोलते थे। अब इसके बाद में जो ऋग्वेद पीरियड है उसमें यानी कि जो औरतें हैं उनकी भी बहुत इज्जत होती थी, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट था उनका सोसाइटी में, और उनको हाई एजुकेशन भी दिया जाता था। यानी कि बड़े बड़े यानी कि जो औरतें थी बहुत अच्छी पढ़ी हुई, बहुत सी ऋचाएँ लिखती थी, बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके, तो इसलिए यानी कि औरतों की समाज में बहुत अधिक इज्जत की जाती थी। उस समय जो समाज बंटा हुआ था वो 4 क्लास में बंटा हुआ था, यानी 4 वर्ण थे उस समय: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें ब्राह्मणों का जो काम था वो था लोगों को शिक्षा देना और ईश्वर की स्तुति करना। क्षत्रियों का जो काम था वो था यानी कि युद्ध करना और देश की रक्षा करना। इसके अलावा वैश्यों का काम था यानी खेती करना, व्यापार करना, और शूद्रों का काम था इन सभी की सेवा करना, यानी कि बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस तरह से यानी कि वैदिक पीरियड इसमें बटा हुआ था 4 वर्णों में। अब इसमें यहाँ बॉक्स में आपको दिया हुआ कि जो वैदिक पीरियड में जो यानी कि देवता वगैरह थे वो भी, जैसे स्काई, मिड एयर एंड अर्थ, तो यानी कि आसमान का देवता यानी कि वरुण को कहते थे। ऐसे जो इंद्र थे वो यानी कि इंद्र एक देवता थे। उसके अलावा जो मारुत देवता थे, अग्नि थे, सोम थे, तो ये सब देवता उस समय थे जो एक सुप्रीम देवता को सपोर्ट करते थे, यानी कि उसकी मदद करते थे। अब जो आर्यों का जीवन था वो उसमें यानी कि ये 4 वर्ण तो बटे हुए थे, और लेकिन उनका जो जीवन था वो भी उन्होंने अपने जीवन को 4 भागों में बांट रखा था। अब इसमें पहला भाग था जो कहलाता ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य जो था वो 25 ईयर्स तक एज का रहता था। उस समय जो बच्चे थे वो गुरुकुल में जाते, वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करते और फिर 25 ईयर्स तक वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते। फिर 25 ईयर्स से 50 ईयर्स का जो पीरियड था वो कहलाता गृहस्थ आश्रम। तो इसमें जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करके आता 25 ईयर्स में, उसके बाद उसकी शादी कर देते,
उसके बाद में वो यानी कि काम धंधा करता अपना और अपनी फैमिली चलाता। इसके बाद में फिर 50 से 75 ईयर्स का जो पीरियड था वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। उसमें यानी कि एक तरह से वो अपना रिटायरमेंट कर लेते, यानी कि गृहस्थी से अपना रिटायरमेंट ले लेते थे। और फिर 75 से 100 ईयर्स का संन्यास आश्रम था। इसमें टोटली वो मतलब अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग कर वो यानी कि जंगलों में रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने 4 भागों में अपने जीवन को बांट रखा था। अब अपन आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन और रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यन, यानी कि उनका धार्मिक जीवन का जो विकास हुआ कैसे हुआ। तो अभी अपन ने पहले जैसे पढ़ा था, तो उनके जो देवता थे, जैसे जो इंद्र थे वो थे बारिश और बिजली के देवता, वायु थे वो यानी कि हवा के देवता थे, अग्नि फायर के देवता था, सूर्य सन यानी कि सूर्य जो थे वो सन के देवता थे। इस तरह से उन्होंने अपने देवताओं को बांट रखा था और उन्हीं की स्तुति के लिए उन्होंने यानी कि ऋग्वेद में ऋचाएँ लिखी, यानी कि श्लोक लिखे या मंत्र लिखे। अब जो आर्यन लोग थे वो इसके अलावा एक और सुप्रीम गॉड में भी विश्वास करते थे कि इन सब का भी एक सुप्रीम गॉड है जो मतलब इन सबको कंट्रोल करता है। अब उस समय कोई मंदिर वगैरह नहीं बने हुए थे, ऐसा कुछ आइडिया हमारे को नहीं मिलता है। और जो यज्ञ वगैरह होते थे वो उस समय होते थे। अब अपन नेक्स्ट अपन इसमें आगे नीचे देखते हैं कि इनका जो वर्शिप ऑफ गॉड था, जिससे ये पूजा करते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। उस समय जो एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके अलावा लोग पोल्ट्री, कारपेंटर, ज्वेलरी, डिजाइनिंग वगैरह का काम भी करते थे। अब आगे अपन देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द आर्यन। आर्यन की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो कैसी थी, यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्यन लोग मेन रूरल लाइफ थी उनकी, ग्रामीण जीवन था, गांव में रहते थे। तो खेती करना उनका मुख्य कार्य था। इसके अलावा यानी कि पशुपालन ये उनका कार्य था। तो खेती में वो मक्का, बाजरा, गेहूं, कॉटन, ऑयल सीड्स वगैरह उपजाते थे। और जो पशु है उसमें गाय, बैल, घोड़े, भेड़ वगैरह पालते थे। अब आर्य लोग यानी कि व्यापार भी करते थे, लेकिन इतना यानी कि जैसा जो इंडस वैली वाले करते थे उस तरह से उनका नहीं था। ज़्यादातर वो यानी कि एक चीज़ के बदले में एक्सचेंज करते थे, जैसे एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते थे और ऐसे एक्सचेंज के द्वारा वो व्यापार करते थे। अब अपन आगे देखेंगे इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यन, यानी कि आर्यों का जो पॉलिटिकल जीवन था वो कैसा था। तो आर्य लोग जो थे वो छोटे छोटे ट्राइबल में बंटे हुए थे और ये ट्राइबल भी आपस में फाइट करते रहते थे एक दूसरे से। और जो एक ट्राइबल था उसका जो मुखिया होता था वो कहलाता था राजन, और राजन उसको चुना जाता था, यानी कि राजा जो सबसे बहादुर और बुद्धिमान होता था उनमें से उसको राजा चुना जाता था। अब राजा की सहायता करने के लिए एक सभा और समिति बनी हुई थी, और समिति जो थी वो एक तरह से जनरल असेंबली थी जिसमें चुने हुए लोग होते थे, और जो यानी कि अधिक उम्र वाले लोग होते थे वो समिति में चुने जाते थे और चुने हुए लोगों को सभा में भेजते थे। इसके अलावा पुरोहित होता जो यानी कि राजा को सलाह देने का काम करता। एक सेनानी होता था जो राजा को सेना में मदद करता था, यानी कि सेना का मुखिया होता था। इस तरह से यानी कि बहुत से इसमें अलग अलग मिनिस्टर होते थे जो राजा की सहायता करते थे। अब अपन आगे देखेंगे द आर्यन इंट्रोडक्शन द हॉर्सेज इन इंडिया दे ब्रॉट इन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो आर्यों ने सबसे पहले यानी कि घोड़े को भारत से परिचित कराया, यानी कि घोड़ा सबसे पहले आर्य लोग भारत लाए थे, जो कि यानी कि सेंट्रल एशिया से लाया बताते हैं, ऐसा अपन मानते हैं। तो आर्य लोग एक की अच्छे फाइटर थे, यानी कि अच्छे लड़ाई करने वाले लोग थे, और वो हॉर्स पर और रथों में बैठ के लड़ते थे। उनके पास में धनुष, बाण वगैरह थे। इसके अलावा वो मतलब भाले और तलवार वगैरह का भी यूज करते थे। और अपनी सुरक्षा के लिए यानी कि हथियारों से बचने के लिए वो हेलमेट, सिर पर हेलमेट जैसा पहनते थे, अपने
भुजाओं में यानी कि कवच पहनते थे, ऐसे ही मेटल का अपने शरीर पर कोट टाइप का पहनते थे जिससे कि मतलब वो सुरक्षित रहे। अब इसके बाद में अपन आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एलोथिक सेटलमेंट। तो जो ताम्र युग था उसमें यानी कि ऋग्वेद के समय में जो सभ्यता थी उसको अपन ताम्र युग भी बोलते हैं। तो इस समय का जीवन कैसा था वो अपन देखेंगे। जो नेलोथिक एज थी वो थी 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। अब इसी को यानी कि कैलोथिक एज भी कहा जाता है, जो 4,000 BC से 2,000 BC के बीच में थी, यानी कि इसी के मध्य। इसके बाद में यानी कि जो कॉपर का आविष्कार हुआ, कॉपर यूज करने लगे, वो स्टोन की जगह उन्होंने उसका यूज करना शुरू कर दिया, तो ये कॉपर युग कहलाने लगा। इसके आगे अपन देखेंगे जो नेक्स्ट पीरियड आता है इसका, तो इसके बाद में कैलोलॉजिकली देयर आर सेवरल साइट्स ऑफ द कैलोलिज सेटलमेंट इन इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल जो है यानी कि इतिहासकार पुरातत्व, वो इसमें यानी कि दो भागों में इसको बांटते, एक है प्री हड़प्पन और एक है पोस्ट हड़प्पन, यानी कि हड़प्पा के पहले का समय, एक हड़प्पा के बाद का समय। हड़प्पन सभ्यता के बारे में अपन पहले पढ़ चुके इंदुस वैली वाले चैप्टर में। अब उनका जो सेटलमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ वो अपन देखते हैं। यानी उन्होंने जैसे सबसे पहले आर्य लोग जो इंदुस वैली वाले थे वो कॉपर और जिंक का प्रयोग करना जानते थे, लेकिन ये आर्यन लोग ब्रोंज का इनका प्रयोग नहीं करते थे, ये आयरन का यूज ज़्यादा करते थे, यानी कि आयरन को जानते थे वो नहीं जानते थे। कॉपर मुख्य रूप से यानी कि खेतड़ी में मिलता था जो राजस्थान में है। इसके अलावा कैलोथिक जो पीपल थे उस समय यानी कि कैलोथिक वाले जो जानवर है, एनिमल्स है, उनका फुल यूज नहीं करते थे, जबकि हड़प्पन के लोग उनका फुल यूज करते थे। कैलोथिक पीरियड के लोग यानी कि बहुत इम्प्रूव हो गए थे नेलोथिक पीरियड की बजाय। जब कैलोथिक के पीरियड में जो गॉड था और उसमें यानी कि हिंदू गॉड गणेश की तरह था, जो कि अभी मतलब गणेशा कहलाता है, यानी गणेश जी भगवान कहलाते हैं, वो उस समय माने जाते थे। अब अपन आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट, living a part the northeastern part of India, Caelothic sites have been found in all parts of India. The most important are however are the following, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो साइटें थी कैलोथिक पीरियड में वो निम्नलिखित थी। एक आहर, नागदा, बालथाल, गीलकुंड, ये राजस्थान के एरिया में थी। जौर, प्रकाश, चंदोली, सागनौन और डायमंड, इनमगोन, नेवासा, ये साइट यानी कि मॉडर्न महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है। गुजरात, इसके अलावा गजारा एंड नवदोली इन मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी इन यूपी में, मस्की एंड ब्रह्मगिरी कर्नाटक में और अरिमेंटू तमिलनाडु में, ये साइटें प्रमुख थी। अब अपन इसमें देखेंगे द मेगालिथ। मेगालिथ क्या होता है और उसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। मेगालिथ क्या है कि यानी जो लोग वो मरने के बाद में जला देते थे, जिनको एक तरह से अपन शमशान बोलते, तो वो वहाँ का एक बहुत बड़ा मिला, एक बहुत बड़े पत्थर से बना हुआ। और यानी कि उस समय लोगों की मान्यता थी कि यानी कि जो जैसे जो लोग थे उनको वो जलाने के साथ में यानी कि उनके बहुत सी चीज़ें भी वहाँ पर आसपास हमारे को मिलती थी। तो आर्कियोलॉजिकल अलग अलग उसमें चीज़ें उनको मिली, वहाँ पर टूल्स मिले, वीपन्स मिले जो आयरन के बने हुए थे। इसके अलावा यानी कि खुदाई में बहुत सी चीज़ें और मिल रही थी, जैसे घोड़े के जो अवशेष होते हैं,
इसके अलावा यानी कि गोल्ड इनके स्टोन के बहुत से गहने वगैरह भी मिले थे। तो इस तरह से यानी कि वहाँ पर हमारे को बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे इजिप्ट में पिरामिड वगैरह होते थे, तो उसी टाइप के यहाँ पर फेरोज वगैरह कुछ जगह मिले थे। अब इसमें अपन देखेंगे वर्ड्स एंड टी क्रम्स ऑफ अंडरस्टैंड द वैदिक कल्चर। अब यहाँ पर कुछ यानी कि वर्ड्स वगैरह है जिनको कि अपन वैदिक सभ्यता में यूज लेते हैं, तो एक बार उनका डिटेल अपन देखते हैं। तो है इसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो होते थे द प्रीस्ट हु परफॉर्म द रिलीजियस ड्यूटीज, यानी कि धार्मिक जो ड्यूटी निभाते थे वो ब्राह्मण का काम करते थे। राजा जो होते थे दे वेर मोर और लेस लाइक Scythians who generally did not have capital cities, places or armies, nor did they collect tax as was done by the later king. यानी कि बाद में जैसे राजा थे उस समय जैसे नहीं थे, वो कैपिटल सिटी या मतलब प्लेस और उसमें नहीं रहते थे, वो एक तरह से सिंपल उन्हीं जनरल लोगों के साथ ही रहते थे। जना और विश मीन्स ए ट्राइबल सच ए भारत जन और विश एंड द Yaduzans or Vish. Aryan. Those people who compose the hymns themselves is Aryan. यानी कि जो लोग के मंत्रों का उच्चारण करते थे वो एक तरह से उस समय आर्य कहलाते थे, स्तुति वगैरह करने वाले।